हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल ES क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा और आज हम इसमें लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक लेंगे और उसका पहला पार्ट देखते हैं, सत्ता की साझेदारी। तो समझते हैं सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, यानी समाज के सभी लोगों की शासन चलाने में भागीदारी होती है, वही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, यानी लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है जिसको जनता का शासन बोलते हैं, उसका मूल मंत्र सत्ता की साझेदारी ही है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी है। आपको वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है उसको वोट देने का अधिकार है और वह अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनने में मदद करता है और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है और सत्ता की साझेदारी में भाग लेता है। भागीदारी के द्वारा हिस्सेदारी ही संभव हो पाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का भी अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। तो ये सत्ता की साझेदारी आपने समझा कि क्या है, लेकिन आपके पार्ट जो ये सत्ता की साझेदारी है, इसमें इस सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए दो देशों के उदाहरण दिए गए हैं। दो छोटे छोटे देश हैं और उनमें जो शासन व्यवस्था चल रही है, जो उनके अपने एक्सपीरियंस हैं इस साझेदारी और साझेदारी करने का और साझेदारी न करने का, उसके अनुभव इसमें साझा किए हुए हैं और आपको हम इसको समझाते हैं। दोनों को आपकी समझ में सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो दो देश हैं, पहला है बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। दोनों देशों के बारे में हम जानेंगे और सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे कि उन्होंने उनके देश में कैसे सामुदायिक और समुदाय और जातीय बनावट है और कैसे उन्होंने सत्ता की साझेदारी और कैसा सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा टकराव को ख़त्म करने के लिए। तो बेल्जियम एक यूरोप का एक देश, छोटा सा देश है और जिसकी जनसंख्या हमारा हरियाणा राज्य है उससे भी कम है, यानी आधे से के बराबर है। और वहाँ 3 प्रकार भाषाई लोग रहते हैं, 2 मुख्य भाषाई लोग रहते हैं। उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, यानी इस रेड और लेमन कलर मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये नीचे वाला जो रेड कलर है ये वेलोनिया क्षेत्र है और इसमें फ्रेंच भाषा वाले 40% लोग रहते हैं। दूसरा लेमन साइड मैंने लेमन कलर आपको दिखा रखा है और इसमें डच भाषी के लोग 59%, इसको फ्लेमिश एरिया बोलते हैं और ये फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। ठीक है, बीच में छोटा सा मैंने एक अलग कलर दिखा रखा है, ये वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ दोनों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दबदबा इस ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का है। तो ये 3 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, छोटे कम लोग हैं ये, और 1% लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, आपके पास एक छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम में कितने भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रेंच भाषा, डच भाषा, जर्मन भाषा। ठीक है, 3 प्रकार की भाषा के लोग इसमें रहते हैं। तो बेल्जियम और की भाषाई बनावट जो ये जटिल थी, और क्या हुआ कि इस जटिलता के कारण जो ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे जो बेलोनिया एरिया में रहते थे, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और ये इनका आर्थिक रूप से भी ये मजबूत थे और इनका दबदबा ज़्यादा था।
और इन कारणों से क्या हुआ कि जो डच और फ्रेंच के बीच में टकराव होने लग गया। यानी इनका टकराव जब बढ़ने लग गया तो कब 1950 और 1960 के बीच में इन भाषा डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में क्या होने लग गया, टकराव बढ़ने लग गया। और ये टकराव विभिन्नता के कारण, अपने साझेदारी के कारण और इनके कारण ये बढ़ने लग गया। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने और एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति को अपनाकर इन सांस्कृतिक विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया और अपने संविधान में, जो उनका संविधान था, उसमें बार बार संशोधन किए। क्या किए? बार बार संशोधन किए। और इस विचार से संशोधन किया गया कि देश के कोई भी लोग, कोई भी जातीय समूह जो यहाँ रहते हैं, वो अपने आप को अकेलापन, बेगानापन उनको ना लगे और वो मिलजुल कर रह सकें। आज उनका संविधान इतना सुंदर बन गया है, इतना अच्छा बन गया है कि सारा विश्व, पूरा विश्व बेल्जियम के इस समझदारी की प्रशंसा करता है। तो ये उन्होंने मॉडल बनाया, अच्छा मॉडल बनाया और वो रहने लग गए। उनके बेल्जियम का मॉडल क्या था, इसको मैं आपको एक उदाहरण और समझाता हूँ, और वो है श्रीलंका का। एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी देश है, और वो श्रीलंका है। उसमें क्या हुआ, श्रीलंका में सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी जब स्वतंत्र हुआ 1948 में, तो सिंहलियों ने अपना प्रभुत्व, अपनी बहुसंख्यक ज़्यादा लोगों थे। मैं बताता हूँ कि श्रीलंका में कौन कौन लोग रहते हैं। जैसे बेल्जियम में 3 भाषाई लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के लोग रह रहे हैं। ये मैं आपको मैप बना रखा है, सुंदर सा मैप, और इस मैप को आप समझ लें कि यहाँ पे सिंहली लोग रहते हैं, तमिल भाषाई लोग रहते हैं, भारतवंशी तमिल रहते हैं, और मुस्लिम्स लोग रहते हैं। ये 3 लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य कौन है, सिंहली और तमिल। ये जो मैंने पीला या येलो कलर आपको दिखा रखा है, येलो कलर और एक रेड कलर, तो ये ज़्यादा एरिया, पीला वाला एरिया जो दिख रहा है वो सिंहलियों का एरिया है। वो बहुसंख्यक वहाँ पे हैं, ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और कम लोग कौन है, अल्पसंख्यक तमिल, भारतवंशी तमिल भी हैं ये कुछ एरियाओं में, और मुस्लिम्स भी हैं कुछ एरियाओं में। लेकिन तमिल एंड सिंहलियों के बीच में वहाँ पे टकराव होने लग गया। टकराव क्यों होने लग गया? क्योंकि जो सिंहलियों अपनी बहुसंख्या के बल पर, अपनी जो ज़्यादा लोग थे और उसका प्रभुत्व उन्होंने जमाना चाहा, उसके बल पे वो लोग क्या करने लग गए, अपना प्रभुत्व जमाना लग गए। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती का कई तरह से कदम उठाए, और 1956 में एक कानून बनाया। क्या बनाया? जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर दिया, तमिल जो भाषा थी, और सिंहली को एक राजभाषा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? जो देश की राजभाषा उसे घोषित कर दिया और तमिलों को दरकिनार कर दिया। और क्या बोल दिया कि उस नियम क्या बना दिया कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई। यानी जो कॉलेजेस हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ सिंहलियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, जो कि तमिलों के साथ क्या था, एक भेदभाव जैसा व्यवहार था, और इसी को बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। यानी बहुसंख्यकवाद क्या है कि जब किसी देश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कोई कम रहता है, कोई ज़्यादा रहता है। हमारे देश में भी रहते हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हैं। लेकिन जो समुदाय ज़्यादा रह रहा है उस देश में और शासन प्रशासन में अपना प्रभुत्व जब जमा देता है वो, और दूसरी के अवहेलना करता है, उसकी भाषा का, उसका धर्म का अवहेलना करता है और उसके लिए कोई काम नहीं करता है, तो ऐसी शासन और ऐसी बहुसंख्यक परस्ती से बोला जाता है। इसको बहुसंख्यकवाद भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि बहुसंख्यकवाद क्या है। इस प्रकार की व्यवस्था को बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। उन्होंने ऐसे ही किया कि सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा मिलना चाहिए। और लोगों को, जो और लोग थे, मुस्लिम्स थे या और
धर्म को मानने वाले लोग तो और मत को मानने लोग उनको दरकिनार कर दिया। इसी कारण सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों, और जो इतने फैसले उन्होंने बहुसंख्यकवादी फैसले लिए, वहाँ के जो तमिल लोग थे उनमें नाराज़गी उत्पन्न हो गई और नाराज़ होने लग गए और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया, जिसके कारण सिंहली और तमिल समुदायों के बीच संबंध बिगड़ने लग गए। क्या हुआ? बेल्जियम ने तो सत्ता में साझेदारी करके उस सॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया जो टकराव उनका हो रहा था 1960 और 50 के दशक में, 50 और 60 के दशक में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बहुसंख्यक परिस्थिति के कारण सिंहलियों के लिए नियम बनाए और तमिलों को दरकिनार कर दिया। इस कारण वो बेगानापन उनको लगा और दोनों के बीच टकराव होने लग गया, संबंध बिगड़ते चले गए। और ये संबंध जब बिगड़ते चले गए तो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। ठीक है, और जब टकराव रूप ले लिया तो यह स्थिति गृह युद्ध तक आ गई। क्या हो गया? गृह युद्ध वहाँ पे हो गया। यानी गृह युद्ध क्या है कि जब देश के अंदर दो समुदायों के बीच अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, और एक समुदाय जब अपना दबदबा बनाने के लिए दूसरे समुदाय को क्या करता है, अवहेलना करता है और दोनों के बीच मनमुटाव होने लग जाता है और देश के अंदर ही लोगों के बीच लड़ाई जैसा माहौल उत्पन्न हो जाता है या लड़ाई होने की संभावना रहती है, तो ये स्थिति कहलाती है गृह युद्ध की स्थिति। ठीक है, और ये युद्ध लंबा खिंचता चला गया, लेकिन 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो ये श्रीलंका की स्टोरी है और उन्होंने कैसे अपना बहुसंख्यकवाद चलाया और सत्ता में साझेदारी उनको ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको बेल्जियम का मॉडल बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया अपने इस सॉल्यूशन, और जिसका सारा विश्व उनको मानता है और उनकी प्रशंसा करता है। तो बेल्जियम ने जो समझदारी दिखाया, उन्होंने क्या किया, संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। यानी ये जो यहाँ डच भाषी लोग रह रहे हैं, यहाँ फ्रेंच भाषी लोग रह रहे हैं, यानी केंद्र जो सरकार, जो ब्रुसेल्स की सरकार, केंद्रीय सरकार होगी, उसमें मंत्रियों की संख्या यहाँ से भी उतनी आएगी, यहाँ से भी उतनी आएगी। और कोई नया कानून जब बनेगा पूरे देश पे लागू होने के लिए, जब यहाँ के मंत्री और यहाँ के मंत्रियों का बहुमत यहाँ पे होगा तभी वो कानून बन सकेगा। ऐसा उन्होंने संविधान बनाया, ऐसा प्रावधान बनाया, तभी वो संविधान लागू हो सकेगा, तभी बन पाएगा जब उनमें दोनों साइड के मंत्रियों की क्या हो, बहुमत हो। तो ये उन्होंने अपना सॉल्यूशन। दूसरा क्या किया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी। राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं हैं। क्या है कि एक तो केंद्र सरकार जो ये सब पूरे देश की सरकार है, दूसरा क्या है कि राज्य सरकारें बना दी, जो अलग अलग राज्य हैं उनमें राज्य सरकारें बनाई गई, और वो राज्य सरकारों के अलग शक्तियां। अपने देश में भी हमारे पास राज्यों की अलग शक्तियां हैं, केंद्र की पूरे देश के लिए शक्तियां हैं, और इसके लिए शक्तियों की सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां, 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची केंद्र से रिलेटेड मुद्दों पे कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य से रिलेटेड, और समवर्ती सूची में दोनों मिलजुल कर कानून बनाते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया कि इनको शक्तियाँ दे, राज्यों को शक्तियाँ दे दी, और वो अपने लिए, अपने एरिया, जो ये एरिया, इस एरिया के लिए अपने कानून बना सकते हैं और अपने लिए काम कर सकते। आगे क्या बनाया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों की प्रतिनिधित्व समान है। यानी ब्रुसेल्स में जो सरकार है वो तो दोनों प्रतिनिधियों का समान प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक और तीसरी छोटी सरकार है, काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। यानी जैसे हमारे देश में 3, तो बच्चों
मैंने बताया तो बेल्जियम ने इतना सुंदर ये मॉडल अपना बनाया और ये सारे जो टकराव थे उनको इस कानून बनाकर वो सब समाप्त कर दिए और बेल्जियम विश्व का अच्छा संविधान बनाने वाला और समझदारी वाला देश बन गया। श्रीलंका ने ऐसे नहीं किया और उनका क्या स्थिति हुई, स्थिति गृह युद्ध तक पहुंच गई, ठीक है, और वो गृह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। तो बच्चों आपको अपने चैनल में सभी चैप्टर्स की वीडियो मिलेगी, आगे मिलती रहेगी और हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि सत्ता की साझेदारी, आपने 2 उदाहरण तो देख ही लिए, बेल्जियम का सुंदर उदाहरण देख लिया और उनका गलत एक्सपीरियंस वाला आपने उदाहरण देख ही लिया, किसका, ये श्रीलंका का। सत्ता की साझेदारी है क्यों, जरूरी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी। तो सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा कम करता है, यानी जब सत्ता की साझेदारी किसी देश में सत्ता चलाने वाले लोग, और ऐसा कानून होता है कि विभिन्न समुदाय के, किसी भी देश में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, तो उन समुदायों का टकराव कम हो जाता है। अगर सभी को हिस्सेदारी मिल जाती है तो टकराव कम हो जाता है। राजनीतिक स्थायित्व तो बना, लोग अगर शासन प्रशासन का विरोध नहीं करेंगे तो स्थायी सरकार और स्थायी राजनीति रहेगी। देश की एकता और लोगों में वेगानापन नहीं आएगा और देश के प्रति उनका प्रेम बढ़ता रहेगा और देश की एकता बनी रहेगी। अल्पसंख्यकों की परेशानी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी जो लोग अल्पसंख्यक है, जैसे श्रीलंका में अल्पसंख्यक कौन थे, तमिल थे, बहुसंख्यक कौन थे, सिंहली थे। तो सिंहलियों ने तमिलों के विरोध में कानून बनाया तो वो परेशान होने लग गए और टकराव होने लग गया। लेकिन अगर सत्ता की साझेदारी होती तो अल्पसंख्यकों की परेशानी दूर हो जाती। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और सत्ता की साझेदारी तो लोकतंत्र की मूल मंत्र है और आत्मा भी है। वैध सरकार है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से